वेलकम स्टूडेंट्स। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लंबी दूरी का मापन तक देखा था। तो लंबी दूरी के मापन के लिए हम लंबन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें तारों की दूरी देखना है, चंद्रमा का व्यास या किसी भी ग्रह का जो है व्यास देखना है, या हमें दूरी देखना है, या पहाड़ की दूरी भी निकालना है, तो इन सब पद्धतियों में हम लंबन विधि का उपयोग करते हैं। तो ये सब अप्रत्यक्ष विधियाँ होती हैं। अब अगला हम देखेंगे कि जो अत्यंत अल्प दूरियां होती हैं, तो इनके मापन के लिए हम जो है सूक्ष्मदर्शी का मुख्यतः उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं परमाणुओं का आकार अत्यंत छोटी दूरियां, जैसे हमें आंखों से खुली आंखों से नहीं दिखती हैं, तो परमाणुओं का आकार हो गया या अणुओं का व्यास हो गया। तो इन सब को नापने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अत्यंत छोटी दूरियां जैसे परमाणुओं का आकार, अणुओं का व्यास, इनको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। अब आप लोग जैसे कि बायोलॉजी लैब में प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो यूज करते हैं, जिसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, जिसे हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, तो इसका हम उपयोग करते हैं। और ये लगभग 10⁻⁻6 मीटर तक की कोटि के आकार वाले कणों के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे अमीबा का साइज, कोई भी कोशिका का साइज, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, इनको देखने के लिए हम इस तरह की प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम लगभग 10⁻⁻6 मीटर कोटि तक के आकार वाले कणों को हम देख सकते हैं। उससे भी छोटे अगर हमें आकार वाले कण देखना है, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक के, तो इस तरीके यानी हम 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट यानी लगभग 10⁻10 मीटर तक की कोटि वाले कणों को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग करता है। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम, क्योंकि दूरियां तो होती हैं इनसे भी कम होती हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम दूरियों के लिए या 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम कणों को देखने के लिए जो है हम सुरंगन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इसे हम कहते हैं टनलिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। कब बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो लिमिट है ये 1 एंगस्ट्रॉम लिमिट है, और इससे भी कम अगर हमें करना है, देखना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम से भी कम सुरंगन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इस तरह के कणों को देख सकते हैं। आप छोटी दूरियों के लिए जो जनरली हम जो मात्रक यूज करते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जनरली छोटी दूरियों के मापन के लिए, जो बहुत छोटी दूरियां परमाणु स्तर पर जो होती हैं, उनके लिए हम जनरली फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी कहते हैं, जिसे इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप वाइज इनको देखते हैं कि फर्मी ये छोटी दूरियों के मापन के लिए और वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, इनका आपको बहुत यूज होगा फिजिक्स में, और इनको आपको मीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इनके जो रिलेशन ये मीटर में पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे हम देखेंगे पहले फर्मी, तो जो नाभिकीय आकार होता है, जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जो परमाणु के सेंटर में होता है, इसके आकार को व्यक्त करने के लिए हम फर्मी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है, लंबाई का बहुत छोटा यूनिट होता है। तो नाभिकीय आकार जो होता है यानी न्यूक्लियस का जो साइज होता है, उसको व्यक्त करने के लिए हम फर्मी का उपयोग करते हैं, और इसे हम F से दर्शाते हैं। और एक फर्मी या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसे, ये बराबर होता है 10⁻⁻50 मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻50 मीटर। बहुत छोटा यूनिट है ये, और नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है बच्चों एंगस्ट्रॉम। जनरली प्रकाश की तरंग घेरे को व्यक्त करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का जो है उपयोग, या कोई भी अणुओं के साइज को व्यक्त करने के लिए, परमाणुओं के बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम यूनिट का उपयोग करते हैं, जिसे हम ए के ऊपर 0 या एंगस्ट्रॉम यूनिट कहते हैं। इसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम या तो प्रकाश की तरंग घेरे, अणु
का व्यास परमाणुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। बहुत छोटा है ये भी, दूरी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है बच्चों 10⁻10 मीटर, और इसका उपयोग जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नापने के लिए, में व्यक्त करने के लिए, अणुओं का व्यास, परमाणुओं के बीच की दूरी को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। ये भी बहुत छोटा यूनिट है, फर्मी से तो बड़ा है, लेकिन ये वास्तव में छोटा यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अब अगला हम देखेंगे नैनोमीटर। ये इससे बड़ा यूनिट है, एंगस्ट्रॉम यूनिट से बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। इसका उपयोग भी हम छोटी तरंग दैर्घ्यों को नापने के लिए करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी हम नैनोमीटर में नाप सकते हैं। अन्य विकिरण जो होते हैं इनको भी हम जो है नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं, जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज वगैरह भी, ये हम नैनोमीटर में भी इनको व्यक्त करते हैं। तो प्रकाश के साथ साथ अन्य प्रकाश तथा अन्य विकिरणों को नापने के लिए जनरली विकिरणों की जो तरंग दैर्घ्य है जो है हम नैनोमीटर में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम में भी नापते हैं और नैनोमीटर में। तो प्रकाश और अन्य जो विकिरण है इनकी तरंग दैर्घ्य को नापने के लिए हम नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं, nm। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, या ये 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट के भी बराबर होता है। यानी वास्तव में ये एंगस्ट्रॉम यूनिट से 10 गुना बड़ा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, या आप कहेंगे 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये छोटा यूनिट है। फिर हम चौथा देखेंगे माइक्रोन। तो माइक्रोन जो होता है किसी भी, ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज होता है, किसी भी जीवाणुओं का, वायरसेस का आकार व्यक्त करने के लिए जो है हम माइक्रोन का यूज करते हैं। जनरली माइक्रोन जो है इसे म्यू से हम दर्शाते हैं, म्यू से, और इसका उपयोग हम बच्चों जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग माइक्रोन का, इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, छोटा यूनिट है। तो जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए हम माइक्रोन का उपयोग करते हैं। और 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो ये छोटे, जो छोटी दूरियां हैं उनके मात्रक, फर्मी, एंगस्ट्रॉम यूनिट, नैनोमीटर, माइक्रोन। तो 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, और माइक्रोन बराबर होता है बच्चों 10⁻6 मीटर। अब हम देखेंगे बड़ी दूरियों के मापन के लिए, जैसे कि हम पृथ्वी का साइज कह लें, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कह लें, या तारों से दूरी कह लें। तो इसके लिए जनरली जो है ये जो बड़ी दूरियां होती हैं इनके लिए हम किलोमीटर वगैरह में काम नहीं चलेगा, बड़े यूनिट्स हमें यूज करने होते हैं। तो ये जनरली 3 प्रकार के यूनिट्स यूज होते हैं। एक तो प्रकाश वर्ष, बड़ी दूरियों के मात्रक। तो देखिए प्रकाश वर्ष, इसे लाइट ईयर कहते हैं। दूसरा हम यूज करेंगे खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरा हम यूज करेंगे पार्सेक, इसे कहते हैं पैरेलैक्टिक सेकेंड। तो इनको हम एक बार समझ लेते हैं, इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष, सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसकी डेफिनेशन आप ये देख भी चुके हैं, नाम इसका प्रकाश वर्ष है, लेकिन ये समय का नहीं है, दूरी का मात्रक है। तो इसकी हम परिभाषा ऐसी करते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। तो ये एक प्रकाश वर्ष होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इसको हम देखेंगे, ये परिभाषा होगी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, वेग गुणित समय। अब आप जानते हैं प्रकाश का वेग हम अगर ऐसा ही नहीं लेते हैं तो ये कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है ये। मतलब लगभग 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है लाइट। और समय, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1 वर्ष, तो देखिए 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने, क्योंकि देखिए हमें ऐसा ही नहीं लेना है, हमने पहले कह दिया है कि हम इसको ऐसा ही में कन्वर्ट करते हैं।
तो दिन जो होते हैं, साल जो होता है, ये समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड। तो हमें एक साल को जो सेकंड में करना है, तो हम पहले देख लेते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, जो सॉरी कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 365 दिन यानी एक साल में कितने सेकंड होंगे? 365 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60, तो इतने जो होंगे इसमें क्या होंगे? इतने सेकंड्स होंगे। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये क्या होगा बच्चों? एक प्रकाश वर्ष। यानी जो दूरी होगी इसके लिए हम वेग गुणित समय से, मतलब स्पीड गुणित टाइम से हम इसको निकालेंगे, और ये आएगा इस तरीके से आएगा, क्योंकि वेग जो होता है लाइट का 3 इंटू 10⁻⁸, और चूंकि समय हम एक साल बोल रहे हैं, तो एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको LY से दर्शाते हैं हम, तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये बहुत बड़ा मात्रक है। तारों के बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, लंबी दूरियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये होता है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वैसे तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे खगोलीय मात्रक। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी कभी सूर्य के पास होती है और कभी दूर, इसलिए हम इसको औसत दूरी कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रही है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमती तो फिर उसकी सब जगह दूरी समान होती, लेकिन वो कैसी घूमती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, और इसीलिए कभी उसकी दूरी जो होती है पास होती है, और कभी क्या होती है बच्चों? वो सूर्य से दूर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसीलिए हम इसका क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो हमारा यूनिट है ये खगोलीय मात्रक, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना। और इसकी हम परिभाषा क्या करते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये औसत दूरी हम क्यों लेते हैं। औसत इसलिए कहते हैं कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे वो घूमती है तो इसकी दूरी हर समय एक जैसी होती है, फिर मौसम नहीं होते, ये कभी पास होती है और कभी दूर होती है, और इसीलिए मौसम होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य या औसत दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? खगोलीय मात्रक। ये इसकी परिभाषा हो गई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, और इसको हम AU से दर्शाते हैं, कैपिटल AU। क्योंकि बड़े मात्रक हैं, ध्यान रखिएगा, जो बड़े मात्रक हैं हम कैपिटल से दर्शाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। जो छोटे मात्रक होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इससे हम दर्शाते हैं, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, और ये जो होती है बच्चों, ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11। तो एक जो खगोलीय मात्रक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमने लाइट ईयर देख लिया है, खगोलीय मात्रक देख लिया है, और भी एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसे हम कहते हैं पारसेक। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला जो यूनिट है वो है पारसेक, तीसरे नंबर का है, सबसे बड़ा है। इसको हम जो है पैरेलैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ी हार्ड है, समझ लेते हैं हम। इसे हम पैरेलैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है ना, यह दूरी का जो है पैरेलैक्टिक सेकेंड यानी पारसेक जो होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का जो है, इसको आप याद रखिएगा कि ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। कौन सा बच्चों? पारसेक, पैरेलैक्टिक सेकेंड। इसकी परिभाषा हम करेंगे कि जब
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप, देखिए चाप है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है एक बिंदु पर ऊपर। तो जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय मात्रक का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है, तो उसकी जो त्रिज्यीय दूरी होती है वो क्या होती है, 1 पार्सेक होती है। जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय मात्रक का चाप, इतना बड़ा चाप होना चाहिए, जब किसी बिंदु से 1 सेकेंड या 1 आध सेकेंड का कोण बनाता है, तो उसकी जो त्रिज्यीय दूरी होती है वो 1 पार्सेक होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। पहले ये समझते हैं, हम एंगल्स को डिग्री में लेते हैं, ठीक है, जैसे 0 डिग्री। तो जो 1 डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री से भी छोटा होता है, ठीक है, एंगल्स, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी दूरियां देते हैं तो इसमें जो एंगल्स बनते हैं ये सेकंड्स में बनते हैं, ये डिग्री में नहीं बनते हैं, ये मिनट में भी नहीं बनते हैं, सेकंड्स में बनते हैं। तो डिग्री, 1 डिग्री आपको वैसे ही बहुत छोटा लगता है, पर 1 डिग्री जो होता है, मतलब एंगल गिनने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उसका 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। इस तरीके से इसको दर्शाते हैं, 60 मिनट, ठीक है। ये जैसे कि हम घड़ी में टाइम के लिए जो लेते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो उसी के एनोनॉमस लिया है ये। तो 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और 1 मिनट से भी छोटा जो एंगल होगा, यानी बहुत छोटा एंगल, तो ये होगा 60 सेकेंड के बराबर, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री में जो है बच्चों कितने होंगे, 60 गुणित 60 यानी 3600 आर्क सेकेंड, हम इसको आर्क सेकेंड नहीं कहते हैं, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कि देखिए हम लिखते हैं थीटा बराबर, हम क्या लिखते हैं इसको, अगर हम एस कह रहे हैं चाप को, तो एस अपॉन आर, एंगल बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। और हमें क्या निकालना है, एक पैरेलैक्टिक सेकंड यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जब चाप किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का कोण बनाता है, ये एंगल होता है, तो वो जो त्रिज्यीय दूरी होती है, मतलब आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन थीटा, तो उसी को हम 1 पार्सेक कहते हैं। तो एस अपॉन थीटा, एस यानी क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कितना बच्चों 1.496 इंटू 10⁻⁰ बटे थीटा कितना है बच्चों, 1 आर्क सेकंड। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि जो एंगल होता है इसका हमें एसआई नहीं लेना है, जिसमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट होगा। तो देखिए पाई रेडियन यानी होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, यानी 1 डिग्री यानी कितना होगा बच्चों, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि हमें रेडियन में करना है। पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, या एक ये समझ लीजिए आप 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, तो 1 डिग्री यानी कितना होगा बच्चों, पाई बटे 180, ठीक है। अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आर्क सेकेंड में, तो 1 आर्क सेकेंड यानी कितने रेडियन, कैसे करेंगे हम बच्चों। पर एक बात हम समझ लेते हैं कि 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकेंड होते हैं, ठीक है ना, या 3600 ऐसा लिख लीजिए आपको कंफ्यूजन ना हो, 3600 आर्क सेकेंड में 1 डिग्री होती है, तो 1 आर्क सेकेंड में कितनी डिग्री होगी बच्चों, कितनी होगी, 1/36 होगी, है ना। कितने डिग्री आएंगे, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री यानी पाई अपॉन 180, तो 1 आर्क सेकेंड यानी कितने आएंगे ये, इसको हम करेंगे तो 1 आर्क सेकेंड पाई बटे 180 गुणित 1/36, ठीक है ना, इतना आएगा। अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये वैल्यू जो कि हमने रेडियन में निकाली, 1 आर्क सेकेंड को हमने किसमें कन्वर्ट किया है बच्चों, रेडियन में, क्योंकि कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 1.496 इंटू 10⁻11 हमने क्यों लिखा, क्योंकि एस आर्क जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का है, बटे 1 आर्क सेकेंड यानी पाई बटे 180 गुणित 1/3600। देखो ये जो है पूरे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, गुणित 180 गुणित 3600
बटे पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7 या 3.14। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, मतलब 1 पार्सेक बराबर होता है। बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा है दूरी का, तो 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, बटे पाई आ रहा है 22/7 लिख लोगे या 3.14 करके करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 पार्सेक बराबर कितना आएगा 3.08 इंटू 10⁻16। तो ये था दूरी के लिए। अब हम देख रहे हैं अगला जो टॉपिक देख रहे हैं, हम देख रहे हैं द्रव्यमान के लिए। तो द्रव्यमान देखते हैं हम। द्रव्यमान यानी कि मास। तो किसी भी पदार्थ में निहित, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों द्रव्यमान कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। ये ताप दाब पर निर्भर नहीं करती है। और द्रव्यमान के लिए जो है हम छोटे यूनिट्स भी यूज करते हैं और बड़े यूनिट्स भी यूज करते हैं। तो परमाणुीय द्रव्यमान, जैसे अणुओं का द्रव्यमान हो गया, नाभिक का द्रव्यमान हो गया, तो इन सब के लिए जो है हम छोटे यूनिट यूज करते हैं। तो हम देखते हैं पहला छोटे द्रव्यमान के लिए। इनका आपको बहुत यूज होने वाला है। छोटे द्रव्यमान के लिए मात्रा, कुछ विशिष्ट मात्रा जो हम यूज करते हैं। तो पहला हम देखेंगे परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, यानी इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक यानी इसे हम क्या कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 इसे AMU से दर्शाते हैं। किससे? क्योंकि इसका शॉर्टकट हो गया है एटॉमिक मास यूनिट AMU। आजकल इसे U से भी दर्शाते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखने की बजाय AMU लिखने की बजाय आप सिंपली U भी लिख सकते हो। आजकल और शॉर्टकट यूज हो रहा है, U लिख लो चाहे AMU लिख लो, बात एक ही है। तो एक AMU या एक U बराबर होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है एक परमाणुीय द्रव्यमान कहलाता है, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, ये 1/12वां भाग है किसका, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का ये 1/12वां भाग होता है। और इसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। कितना आता है? तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दूसरा ये भी यूज होता है ग्राम, आपको पता है 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम, ये भी छोटा यूनिट है। तीसरा हम जनरली यूज करते हैं मिलीग्राम, 1 mg कहेंगे हम इसे, रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर होता है 10⁻6 किलोग्राम। तो ये छोटी जो है छोटे द्रव्यमान की ये मात्रक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये सबसे छोटा होता है द्रव्यमान का मात्रक। जनरली हम नाभिक या परमाणु या अणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है, और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻6 किलोग्राम। बड़े यूनिट भी यूज होते हैं क्योंकि द्रव्यमान के लिए। तो बड़े यूनिट देख लेते हैं हम, द्रव्यमान के बड़े मात्रक। तो जनरली हम यूज करते हैं क्विंटल। आप जानते हैं 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं मैट्रिक टन। तो 1 मैट्रिक टन बराबर होता है कितना होता है 1000 किलोग्राम, या 10 क्विंटल भी कह सकते हैं आप, ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। एक हम यूज करते हैं चंद्रशेखर सीमा, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर जो है एस चंद्रशेखर जो साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर ये दिया है चंद्रशेखर सीमा 1 CSL। इसे CSL चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा दर्शाते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है बच्चों की, एक चंद्रशेखर लिमिट जो होता है ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये आप याद रखिए
ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, इसका द्रव्यमान का, चंद्रशेखर सीमा। और सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना ये होता है। एक चंद्रशेखर लिमिट ये जो होती है सूर्य के द्रव्यमान का कितना होता है बच्चों, 1.4 गुना होता है सूर्य के द्रव्यमान का। सूर्य का द्रव्यमान अपने आप में बहुत ज्यादा है और इससे ये 1.4 गुना ज्यादा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वन चंद्रशेखर लिमिट यानी चंद्रशेखर सीमा। और ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है। अब ये तो हो गया द्रव्यमान के लिए। अब हम समय के लिए देख रहे हैं, तो समय के लिए भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करते हैं। तो समय के मापन के लिए जो है हम घड़ियों का उपयोग करते हैं। प्रचलित जो घड़ियां होती हैं इनका उपयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि में, उनसे कंपेयर करके हम जो है इसको मेजरमेंट करते हैं समय का। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में अत्यंत अल्प समय, अत्यंत अल्प और दीर्घ समयांतराल जो है हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि अत्यंत अल्प जो समय होता है, जैसे कि हम नैनो सेकेंड वगैरह यूज करते हैं, और एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकेंड। और किसी भी जीवाश्म की आयु, ठीक है, पत्थर की आयु, इन सभी के लिए जो है हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी जीवाश्म की जो आयु होती है इसके लिए हम कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। पत्थर की आयु के लिए जनरली जो है हम यूरेनियम की डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है, और अत्यंत अल्प समय के लिए जो है हम सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। इसके लिए अत्यंत अल्प समय के लिए इसको उपयोग करते हैं। सीजियम जो 133 परमाणु होता है इसकी घड़ी का हम परमाणुविक घड़ी का उपयोग करते हैं। और दीर्घ समय अंतराल के लिए जो है हम रेडियो एक्टिव डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। तो हम दीर्घ समयांतर के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसमें हम जीवाश्म की आयु के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु के लिए जो है विशेष प्रचलित कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है, C14 कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है। और हम पत्थर की आयु जैसी होती है, कितने साल पुराने, कितने वर्षों पुराने हैं जो बने हैं रॉक्स वगैरह, इनकी आयु के लिए, यानी इन्हें हम पत्थर कहेंगे, पत्थर की आयु के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मेजरमेंट वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आज समाप्त हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।